नमस्कार, न्यूज लाइन देख रहे हैं आप। मैं हूं गीतांजलि शर्मा। दिल्ली के दंगल में जोर आजमाइश जारी है। कद की लड़ाई में ना तो केजरीवाल झुकने को तैयार, ना ही नजीब जंग कोई भी ढील देते नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में दिल्ली के संवैधानिक संकट खड़ा होने की आशंका बिल्कुल पूरी तरह से साफ साफ है, जो सभी लोग जता भी रहे हैं। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा 2 दिन के लिए बुलाए गए विधानसभा के इमरजेंसी सेशन पर सबकी नजरें टिकी है, मगर इससे यह आशंका भी पैदा है कि दिल्ली संवैधानिक संकट की ओर बढ़ रही है। दिल्ली के संकट पर हम अगले 1 घंटे तक विस्तार से चर्चा करेंगे। दिल्ली का सियासी दंगल तेज। आमने सामने केजरीवाल नजीब जंग। संवैधानिक संकट की ओर दिल्ली। दिल्ली का क्या होगा? दिल्ली के सियासी दंगल का अंत होता नजर नहीं आ रहा। केजरीवाल जहां केंद्र से सीधे 2-2 हाथ करने के मूड में नजर आ रहे हैं, तो वहीं केंद्र भी आप सरकार की ओर से किसी बड़ी गलती का इंतजार करता नजर आ रहा है। 2 दिन के लिए बुलाए गए विधानसभा के इमरजेंसी सेशन पर सबकी निगाहें टिकी हुई है, मगर इससे यह आशंका भी पैदा हो रहा है कि कहीं दिल्ली संवैधानिक संकट की ओर बढ़ रही है। सूत्रों की अगर माने तो दिल्ली सरकार इमरजेंसी सेशन में 2 नए प्रस्ताव पास कर सकती है। पहला तो दिल्ली को पूर्ण राज्य के दर्जे पर होगा, जबकि दूसरा गृह मंत्रालय की तरफ से अधिकारियों की नियुक्ति और ट्रांसफर पर जारी नोटिफिकेशन पर। इनमें से दूसरा प्रस्ताव ऐसा है जिसका असर तुरंत देखने को मिलेगा। अगर विधानसभा में यह तय किया जाता है कि गृह मंत्रालय की नोटिफिकेशन को नहीं मानना है, तो राष्ट्रपति दखल देते हुए सरकार को इसे मानने के लिए कह सकते हैं। अगर दिल्ली सरकार ने फिर भी इसे मानने से इनकार कर दिया तो संवैधानिक संकट पैदा हो जाएगा। केंद्र पहले से इंतजार कर रहा है कि मामला आखिरी फैसले के लिए राष्ट्रपति के पास पहुंचे। ताकि केजरीवाल सरकार की घेरावबंदी संवैधानिक दायरे में और कस दी जाए। हालांकि पूरे मामले पर दूसरा पहलू ये भी है कि अगर मामले को कोर्ट में ले जाया जाएगा तो फिर संविधान के प्रावधानों के अनुरूप जो फैसला कोर्ट सुनाएगा वो आखिरी होगा। पूरे विवाद का अंत क्या होगा ये तो वक्त तय करेगा, लेकिन इतना जरूर है कि केजरीवाल सरकार अपने 100 दिनों के हिसाब किताब देने की जगह केंद्र से 2-2 हाथ करने में जुटी हुई है और दिल्ली की जनता परेशान है कि कब ये विवाद थमे ताकि तवज्जो उनकी जरूरतों पर दिया जाए। हालांकि विवाद के बढ़ते स्तर को देखते हुए आने वाले दिनों में कम से कम इसके संकेत तो नहीं मिल रहे हैं।
रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज, दिल्ली। जी हां, तो इस रिपोर्ट में आपने देखा कि किस तरह से संवैधानिक संकट बन सकता है। अरविंद केजरीवाल अपनी बातों पर अड़े हैं और नजीब जंग भी अपनी बातों पर अड़े हैं। हालांकि अब इस पूरे मामले में कई पड़ाव आ चुके हैं, उन पड़ावों पर ही बात करेंगे और बात करेंगे कि क्या वाकई संवैधानिक संकट है या फिर इसके कोई और मायने निकाले जाएं। चर्चा करेंगे इसी पर। चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में कुछ मेहमान मौजूद हैं, मैं परिचय करा देती हूं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर लंदन प्रसाद, वरिष्ठ पत्रकार, वीरेंद्र कटारिया जी, पूर्व एलजी पुडुचेरी, खेमचंद शर्मा, नेता बीजेपी, राकेश पांडे, वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ में मौजूद हैं और पीयूष पंत, वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उन्हें जोड़ने की हम कोशिश कर रहे हैं। पहला प्रश्न मैं आपसे जरूर यहां पूछना चाहूंगी राकेश पांडे जी, संवैधानिक संकट इसे बताया जा रहा है, क्या वाकई संवैधानिक संकट अब बनता नजर आ रहा है? नहीं, संवैधानिक संकट के जिस प्रकार शब्दावली का प्रयोग किया जा रहा है वो शायद मैं गलत समझता हूं। संवैधानिक संकट तब होता है जब किसी प्रकार सरकार पे खतरा हो। जिस प्रकार का सरकार को बहुमत प्राप्त है, आपसी द्वंद्व है, ये जरूर है कि ये क्योंकि विभिन्न वहां पर केंद्र में भाजपा है, नीचे आप है और दोनों को प्रचंड बहुमत है। उनको लोकसभा में बहुमत है, यहाँ पर विधानसभा में बहुमत है और दोनों के पास ईगो क्लैश भी है। लेकिन जिस प्रकार का संवैधानिक संकट की बात की जा रही है वो नहीं है। दूसरी बात, एक जो केजरीवाल जी की जो एक उनकी पॉलिटिक्स करने की एक स्टाइल है, जिसको कहेंगे, अगर जनता के बीच में अपनी बात नहीं ले जाते हैं तो मुझे लगता है वो शायद दूसरों से भिन्न भी नहीं होते हैं वो। तो जिस प्रकार वो हर बात को, आज भी आप देखिए 100 दिन पूरे हुए, वो एक अपनी छोटी छोटी बात को ले जाकर, और मुझे लगता है कि अगर आप इसको निचले स्तर पर सोचे, आप इसको जो है तो कहीं ना कहीं ये चीज उनके फेवर में जाती दिखती है। अगर आप आज आम जनता से बात करते हैं, जैसे बिजली के बिल आए हैं, पानी के बिल आया है, तो कहीं ना कहीं उनमें कमी आई है। तो अगर ऊपर अधिकारियों में, मंत्रियों में क्या लड़ाई होती है, आम जनता का उससे उतना सरोकार नहीं है जितना कि उसकी अपनी जरूरतों से सरोकार है कि वो किस प्रकार पूरी होती हैं। मुझे लगता है कि अपने मिशन में केजरीवाल सफल होते दिख रहे हैं मुझे। चलिए, आम जनता को सरोकार हो ना हो, लेकिन अरविंद केजरीवाल को सरोकार जरूर है। कुछ बातों से वो चाहते हैं कि उनकी बातों को समझा जाए, माना जाए और उनके हिसाब से कुछ चीजें होनी चाहिए, ये भी उनका कहना है। मैं यहाँ अब वीरेंद्र कटारिया जी के पास आना चाहूंगी। सर, चूंकि आप पूर्व एलजी भी रह चुके हैं पुडुचेरी, ये जो लड़ाई इस वक्त चल रही है, क्या ये वाकई कोई संवैधानिक संकट को लेकर है, संविधान को लेकर है, या फिर ये कहीं ना कहीं अहम की लड़ाई जो है वो बनती जा रही है? वीरेंद्र कटारिया जी। मेरे ख्याल में कोई कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस नहीं है, कोई अहम की लड़ाई नहीं है। जो सेंटर में सरकार है जी, मैं कोई केजरीवाल का हक में बोलने वाला आदमी नहीं हूं, लेकिन जो सही बात हो उसको कहना पड़ता है। जी बिल्कुल। उन्होंने इतनी जबरदस्त ताकत हासिल की दिल्ली में कि सब लोग हैरान हो गए। बिल्कुल। थोड़े दिन पहले, 1 साल पहले इलेक्शन हुए थे, बीजेपी एंड आम आदमी पार्टी, दे वर द मेन पार्टीज। कांग्रेस बिल्कुल तीसरे नंबर पे आ गए। ऐसा लगता था वो अपनी जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी की जगह है वो खोने जा रही है। जी। इलेक्शन हुए, लोगों ने देखा कि बीजेपी ट्राइड हिज लेवल बेस्ट टू अवॉइड दिस इलेक्शन, हर तरीके से। ऊपर से कोई कहे कि हमने कोई कोशिश नहीं की, दूसरों को गांधने की कोशिश की, इन बातों में कुछ नहीं पड़ा। द रियल फैक्ट इज दैट दे ट्राइड देयर लेवल बेस्ट कि इलेक्शन शुड नॉट बी हेल्ड, क्योंकि उनको एहसास हो गया था कि हमारा जो काम जो इतना है उसको धक्का लगेगा कि सारे हिंदुस्तान में हम इतनी बड़ी ताकत में उभरे और दिल्ली में हम शिकस्त खा गए। लेकिन उनको ये पता नहीं था कि दे विल बी रिड्यूस्ड टू ओनली 3 सीट्स। इससे उनका मनोबल बहुत गिर गया और उस मनोबल को ऊंचा करने के लिए कोई ना कोई नया ड्रामा करना नहायत जरूरी है। इन दी नॉर्मल कोर्स ऑफ थिंग्स उनके मनोबल को ऊंचा होने का कोई सवाल ही नहीं। तो कुल मिला के मानते हैं आप कि ये सिर्फ महज एक अहम की लड़ाई जो है वो बनती जा रही है, एक ड्रामा से क्रिएट किया जा रहा है कहीं ना कहीं, और जो मुद्दे हैं जिन पर उन्हें करना चाहिए काम, उनको दबाने के लिए कहीं ना कहीं इस तरह की जो बातें हैं वो हो रही है। जी कटारिया जी। चीज को जानने के लिए आम लोगों को पता नहीं है कि व्हाट इज यूनियन टेरिटरी। वो भी लेफ्टिनेंट गवर्नर है, दूसरे गवर्नर में क्या पड़ा है, दूसरे तो कोई दखल देते नहीं। उनको बहुत लोगों को व्हाट इज स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन इन ऑफ ए यूनियन टेरिटरी उसका नहीं पता। हिंदुस्तान में बहुत यूनियन टेरिटरीज हैं,
लेकिन गवर्नर 3 यूनियन टेरिटरीज के हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर एक दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर है, दूसरा पांडिचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर है, तीसरे अंडमान निकोबार के लेफ्टिनेंट गवर्नर। ठीक है। तीनों में सिर्फ 2 जगह असेंबलीज हैं, दिल्ली में और पांडिचेरी में। वहाँ पे कोई असेंबली नहीं है, कभी कोई इलेक्शन नहीं हुआ है, इसलिए वहाँ सिर्फ एक लोकसभा का मेंबर है, राज्यसभा को कोई मेंबर है ही नहीं फ्रॉम अंडमान। और दिल्ली और पांडिचेरी से 3 यहाँ से हैं और 1 वहाँ से है, और 7 यहाँ से है लोकसभा के, और 1 पांडिचेरी में है, और 1 अंडमान निकोबार। दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन। तीनों जगह एक चीज बिल्कुल कॉमन है कि गवर्नर इज द अल्टीमेट फाइनल अथॉरिटी। इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल। क्यों? ऑल दिस union, all this sub-states are union territory, and all union territories are governed by the president. This is in the constitution. ठीक है। President appoint lieutenant governor or any officer by any name. It may be a commissioner, it may be administrator, it may be lieutenant governor. He delegates his powers to that man. To which extent it has been delegated, that has to be studied. जो कोई स्टडी करता ही नहीं है। अब आप ये देखिए दिल्ली में और पांडिचेरी में कितना फर्क है। पांडिचेरी में भी गवर्नर हैज द फाइनल अथॉरिटी इन एवरीथिंग। ही कैन ओवर रूल द डिसीजन ऑफ द कैबिनेट। अब उनकी बात भी सही है कि वी आर इलेक्टेड पीपल, गवर्नर साहब रूल कर रहे हैं। मैंने कहा भाई कानून बदलवा दो, आप फुल स्टेट ले लो, या कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजन है कि ही इज द फुल अथॉरिटी बिकॉज ही इज द रिप्रेजेंटेटिव। और अगर आप उसमें बदलाव देखना चाहते हैं तो प्रोसीजर है उसके थ्रू आप आगे जाइए, आप उसमें बदलाव कीजिए अगर आप चाहते हैं तो। ये बदलाव की बात जो है यहाँ पर होनी चाहिए। मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगी कटारिया जी। वैसे पीयूष पंत जी भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। पीयूष जी, चूंकि आप पैनल के साथ अभी ही जुड़े हैं, यहाँ हम बात करें अरविंद केजरीवाल और नजीब जंग के बीच में चले आ रहे उस विवाद की, जो अब किस तरह से पड़ाव लेते लेते कौन से रूप पर आ गया है। क्या वाकई प्रश्न उठ रहा है कि आखिर दिल्ली का क्या होगा? संवैधानिक खतरा जो है वो बनता जा रहा है। आप इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं? आपकी क्या राय? माफ कीजिएगा पीयूष जी, आपकी आवाज हम तक पूरी नहीं आ रही है, तो मैं आपके पास दोबारा लौटूंगी। तब तक मैं प्रश्न आप खेमचंद शर्मा जी से करना चाहूंगी। खेमचंद जी, आप इससे क्या राय रखते हैं? अभी आपने देखा राकेश पांडे जी हैं, उनकी राय आपने सुनी, कटारिया जी की राय आपने सुनी। आप इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं कि वाकई दिल्ली में संवैधानिक खतरा जो है वो नहीं लगता कि दिल्ली में संवैधानिक खतरा है या संकट, लेकिन मेरे को ऐसा जरूर लगता है कि मुख्यमंत्री आयोजित अराजकता का माहौल जरूर बनाने की कोशिश की जा रही है। मैं कटारिया साहब का धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है उसको डिटेल में डिस्क्राइब किया और ये बताया जो दिल्ली में एलजी है, ही इज अ फाइनल अथॉरिटी, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी। उसी को ब्रेक करने के लिए, उसी को डिस्टर्ब करने के लिए, उसी पे कंफ्यूजन पैदा करने के लिए जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने अटेम्प्ट किया। और माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जो असीमित अधिकार हैं उनका उपयोग करके जनता की भलाई के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। आप देखेंगे शिक्षा का अधिकार पूरी तरीके से उनके पास, शिक्षा में उन्होंने कुछ नहीं किया। उनके पास बिजली पानी का अधिकार है, बिजली पानी में उन्होंने कुछ नहीं किया। उनके पास ट्रांसपोर्ट का अधिकार है, ट्रांसपोर्ट की हालत देखोगे, बल्कि कांग्रेस के जमाने से भी ट्रांसपोर्ट की हालत खराब हो गई, उसमें उन्होंने कुछ नहीं किया। तो जहां पे उनके पास असीमित अधिकार है उन पर वो कोई काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन हाँ, जो अधिकार एक्सक्लूसिवली एलजी के पास हैं उसमें जरूर वो इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब जो अपना दायरा है उस दायरे को हटाकर एलजी के जो दायरे हैं हटा के नहीं, उसको उस पर एक पर्दा डालना चाहते हैं। लोगों का वो ध्यान हटाना चाहते हैं। वो ये लोगों को दिखाना चाहते हैं कि वे केंद्र सरकार हमें काम करने नहीं दे रही है, बल्कि हकीकत है कि वो काम करना नहीं चाहते, क्योंकि उनका जो एक नियत है वो नियत नेगेटिव है। वो हमेशा और हमेशा सिर्फ मीडिया में रहना चाहते हैं, बल्कि काम नहीं करना चाहते। अब देखोगे कि उन्होंने पहले जो लगभग 50 दिन है सिर्फ और सिर्फ अपनी पार्टी को आप देख सकते हो अधिकार देने के लिए या फिर अननेसेसरी उनके लिए जो पोजीशन क्रिएट करने में लगा दिए। आप देखेंगे उन्होंने
एक छोटी सी स्टेट में 21 उन्होंने संसदीय सचिव बनाए। संसदीय सचिव का मतलब होता है कि जो राज्य मंत्री के बराबर उसको अधिकार मिलते हैं, वो पावर मिलती है। एक जो छोटा सा स्टेट है जिसमें 70 विधायक होते हैं, उसमें 6 मंत्री पहले ऑलरेडी हैं, उसमें 70 आपने संसदीय सचिव बना दिए। उसके अलावा जो विधायक बचे उनको डिफरेंट निगम का चेयरमैन बना दिया। 150 से 200 लोगों को डिफरेंट निगम में उन्होंने मेंबर बना दिया। उसके बाद जो 50 दिन बचे उसमें उन्होंने आपसी जो पार्टी की लड़ाई, जो उनके बड़े बड़े नेता थे उनसे लड़ने में निकाल दिया। तो उनको काम तो कुछ हुआ नहीं। अब 100 दिन में कुछ रिपोर्ट कार्ड तो देना है, तो उन्होंने पिछले 1 हफ्ते से क्या किया, एलजी साहब के साथ लड़ना शुरू कर दिया, और लड़ना भी उन चीजों पे जो उनके अधिकार क्षेत्र में नजरिया है। और कहीं ना कहीं इस बात को नहीं, ये लॉजिकल है। मैं आपको बताना चाहूंगा, उन्होंने 100 दिन में जो उनके अधिकार क्षेत्र में आते हैं, उनके पास जो मंत्रालय है जिसपे उनको पूरी तरीके से स्वतंत्रता है, जिसमें केंद्र सरकार का कोई दखल नहीं है, उसके बारे में उन्होंने कोई रिपोर्ट कार्ड नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने कुछ किया ही नहीं। सिर्फ और सिर्फ वो बात करते हैं उन चीजों की बात करते हैं कि जो एलजी के पास एक्सक्लूसिव अधिकार है। तो केजरीवाल की जो नियत है वो काम करने की नहीं है। ललन प्रसाद जी, अगर जैसे विधानसभा में तय कर लिया जाता है कि नोटिफिकेशन है, उसे नहीं मानना है गृह मंत्रालय की ओर से, फिर उसके बाद में राष्ट्रपति ने अपना गजट अधिसूचना भी जारी किया, जिसे बोला जाता है राजपत्र, जिसे बोला जाता है, उसकी भी अवहेलना अगर कर दी जाती है, तो फिर किस तरह से, अगर दिल्ली सरकार उसकी भी अवहेलना करती है, जैसे लगातार हम देख भी रहे हैं, फिर क्या होगा? इसके बाद अगला स्टेप क्या हो सकता है? किस तरह से जो है पहली बात तो मैं समझता हूं कि वो विशेष अधिवेशन बुला रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो राष्ट्रपति के आदेश को या गृह मंत्रालय के आदेश को वो नकार नहीं सकते। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो है वो तो है ही, जब तक कॉन्स्टिट्यूशन बदला नहीं जाएगा तब तक कोई भी सरकार उसको ये बातें माननी पड़ेंगी। उसके सामने 2 ही रास्ता है, या तो वो गवर्न करे या छोड़ दे, या तो केजरीवाल इस्तीफा दे दे कि मैं शासन नहीं करूंगा और क्योंकि मेरे पास अधिकार नहीं है और मैं कुछ कर नहीं सकता, या फिर केजरीवाल उस लिमिट के अंदर काम करें जो भारत के संविधान ने उनके लिए निर्धारित किया। मैं यहाँ एक बात ये कहना चाहूँगा कि दिल्ली की स्थिति और जो गवर्नड लेफ्टिनेंट गवर्नर से गवर्नड स्टेट्स हैं उससे थोड़ी डिफरेंट है। देखिए, दिल्ली फिर भी एक बड़ा राज्य है, पांडिचेरी बहुत छोटा है, अंडमान निकोबार तो बहुत ही छोटा है, लेकिन तो वहाँ पर उस तरह की समस्याएं नहीं है जितनी। ललन जी, नॉर्म्स तो सबके एक जैसे होंगे, संविधान तो सबके लिए बराबर है, कौन सा राज्य छोटा है कौन सा नहीं, वो ठीक है। देखिए, संविधान में प्रोविजन तो ठीक है कि जहाँ भी केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन दिल्ली की स्थिति कुछ दूसरी तरह की है। एक तो दिल्ली की स्थिति पेचीदे इसलिए भी है कि दिल्ली के अंदर ही हमारा देश की राजधानी है, और राजधानी को रहते हुए अगर दिल्ली में केंद्र में एक सरकार हो, राजधानी में दूसरी सरकार हो, तो इस तरह के कन्फ्लिक्ट होंगे, और इसको अवॉइड करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में मेरा ख्याल ये प्रोविजन किया गया है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल पंडित ने जब इन बातों को अपने ध्यान में रखा होगा तभी ये प्रोविजन किया गया कि लेफ्टिनेंट गवर्नर को इस तरह के पावर हो। जाहिर सी बात है जी। तो इसलिए वो पावर दिए गए उनको, लेकिन चूंकि यहाँ भी पब्लिक के एस्पिरेशंस हैं कि जैसे और स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट्स बनती हैं और कैबिनेट होता है और शासन करते हैं, और दिल्ली चूंकि एक बड़ा स्टेट है और काफ़ी बड़ी आबादी है, तो जो बहुत छोटे स्टेट हैं वो पांडिचेरी या इनसे दिल्ली का मुकाबला नहीं किया सकता। मुझे ऐसा लगता है कि इन बिटवीन कोई रास्ता निकालना पड़ेगा कि जिसमें दिल्ली सरकार को भी कुछ और अधिकार दिए जाएं, माइनस ऐसा कोई अधिकार न दिया जाए जिससे केंद्र के शासन में कोई दिक्कत आ जाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, इस बात को मान भी लिया जाए तो भी इसके लिए हमें आगे चलना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल, इसके लिए हमें कदम उठाना पड़ेगा। इसके लिए हम किसी के अधिकार क्षेत्र में कूद नहीं सकते। नहीं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि नहीं, ये अधिकार हमें दिया ही जाना चाहिए, हमें तो ये चाहिए ही चाहिए। तानाशाह वाला जो रवैया है, जनतंत्र में जो भी सरकारें होती हैं वो अपना अधिकार बढ़ाना चाहेंगे या कुछ अपनी बात के सामने पीयूष पंत जी से हम एक बार ललन जी यहाँ पर जुड़ना चाहेंगे, काफी देर से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, उनकी प्रतिक्रिया भी ले लेते हैं। पीयूष जी, चूंकि आप तक आवाज अब पहुंच पा रही होगी, मैं आपसे ये सवाल करना चाहती हूँ। पैनल का डिस्कशन अभी आपने सुना, सभी अपनी अपनी राय रख रहे हैं, लेकिन यहाँ संवैधानिक संकट अगर बन रहा है तो फिर इससे निजात कैसे पाई जाए? क्योंकि अगर ये पूरा मामला अगर गृह मंत्रालय से होता हुआ माफ कीजिएगा राष्ट्रपति तक पहुंचता है और उसके बाद भी ये मान्य नहीं होता, दिल्ली सरकार इसको कहती है कि हमें नहीं मानना है, तो फिर किस तरह से अब बात आगे बढ़ेगी और क्या कुछ परिस्थितियां उलट हो सकती हैं? देखिए, ये संकट जहां तक मुझे लगता है कि लगातार गहरा रहा है, और जैसा कि आपने कहा भी, और चूंकि दोनों पक्ष अपनी अपनी बात पे अड़े हुए हैं इसलिए, लेकिन जहां तक संवैधानिक संकट का जहां तक मामला है,
तो अभी मुझे नहीं लगता कि इस तरह की कोई स्थिति पैदा होगी, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री भी ये समझते हैं कि अल्टीमेटली अगर इस तरह का कोई संकट पैदा होता है तो राष्ट्रपति शासन लगेगा, और राष्ट्रपति शासन में भी ये मसला किस तरह से सुलझेगा, अगर आप अड़ियल रुख अपनाएंगे तो नहीं सुलझ सकता है, तो फिर चुनाव की स्थिति बनेगी। तो ये किसी के लिए फायदेमंद नहीं होगा, ना तो दिल्ली की जनता के लिए, न अरविंद केजरीवाल के लिए, और न ही जो है कि केंद्र सरकार के लिए। तो मुझे नहीं लगता है कि ये संवैधानिक संकट की स्थिति तक ये स्थिति पहुंच जाएगी। कहीं न कहीं हल निकलना चाहिए इसका, उसमें जब तक कि दोनों पक्ष अपना अड़ियल रुख नहीं छोड़ते हैं, दोनों नाक की सवाल नहीं बनाते हैं, वो चाहे केंद्र सरकार हो, उपराज्यपाल के माध्यम से जिस तरह से कर रही है, वो चाहे मुख्यमंत्री दिल्ली के हों, दोनों ने इसको एक नाक का सवाल बना लिया है। बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर तौर पर ये नाक का सवाल बन रहा है। बिल्कुल सही कहा पीयूष जी आपने, और इसका कोई ना कोई हल तो निकलेगा। मैं बिल्कुल आपके पास आऊंगी राकेश पांडे जी, लेकिन फिलहाल ये जो संकट बना हुआ इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन एक फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे यहाँ पर रुकना होगा, और उसके बाद भी ये चर्चा यूं ही जारी है। पीयूष जी, मैं आपके पास फौरन आऊंगी, अभी ब्रेक के बाद मैं आपसे भी मिलूंगी, बातचीत करूंगी, लेकिन फिलहाल यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा। एक छोटे से ब्रेक, जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। हम लगातार बात कर रहे हैं उस संवैधानिक संकट की जो अब बना हुआ है दिल्ली में। ये कहा जा रहा है, लेकिन इसके मायने कितने हैं और कितना ये संभव है, ये भी देखने वाली बात है, क्योंकि इसमें कई ऐसी परतें हैं जो अभी आनी है, जिनके थ्रू अगर इसके अगेंस्ट जाया जाएगा तो अरविंद केजरीवाल को जाना होगा। ये एक बड़ा प्रश्न बना हुआ है, और पैनल हमारे साथ में पूरा पैनल हमारे साथ में जुड़ा है। मैं एक बार पैनल से परिचय करा देती हूँ दोबारा से आप सभी का। हमारे साथ में इस वक्त मौजूद है राकेश पांडे, वरिष्ठ पत्रकार। हमारे साथ में मौजूद है वीरेंद्र कटारिया जी, पूर्व एलजी पुडुचेरी। हमारे साथ में मौजूद हैं प्रोफेसर ललन प्रसाद, वरिष्ठ पत्रकार, और हमारे साथ मौजूद हैं खेमचंद शर्मा, नेता बीजेपी, और पीयूष पंत जी, वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ मौजूद हैं। पीयूष जी, ब्रेक से पहले आप अपनी बात को रख रहे थे, लेकिन उससे पहले यहाँ पैनल में मैं वीरेंद्र कटारिया जी के पास जाना चाहूंगी। कटारिया जी, चूंकि बात ये चल रही है कि अरविंद केजरीवाल आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं, संविधान की जानकारी रखते हैं, संविधान में जो चीजें लिखी हैं उनमें अगर आप बदलाव चाहते हैं तो वहां बहुत से ऐसे तरीके हैं जिनके थ्रू आपको जाना होगा, आप जाइए। लेकिन अब धीमे धीमे आप आगे बढ़ रहे हैं गलत डायरेक्शन में, उस पर आपको बराबर आपके लिए गजट भी जारी कर दिया जाता है, गजट अधिसूचना में आपको क्लियर कर दिया जाता है, कोर्ट के जरिए आप बात को कर रहे हैं। कितनी परेशानियां बढ़ा रहे हैं बेवजह केजरीवाल, या उनकी बातों में कोई तथ्य आपको नजर आ रहे हैं? आपकी बात का जवाब देने से पहले मेरे साथी जो बीजेपी को रिप्रेजेंट करते हैं जी, उन्होंने 2-3 बातें कही हैं जो कि सही नहीं है जी। एक तो उन्होंने कहा है कि इन्होंने पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बना दिए हैं 20-21,
और वो उनका जो दर्जा है इट इज इक्विवेलेंट टू द मिनिस्टर ऑफ स्टेट. दिस इज टोटली रॉन्ग. दे डोंट हैव एनी पावर एट ऑल. नो फाइल्स गोज टू देम. They don't draw any salary in Delhi. They don't have any separate offices. ये उन्होंने अपने जो MP हैं उनको काम में लगाने का एक जरिया बनाया हो, इस पे किसी को एतराज़ नहीं हो सकता. When it is there is no financial burden on the government or on the state. उनका कोई नहीं है, वो अपने आदमियों को काम पे लगाना चाहते हैं. It is on record, sir. Sorry to say, it is on record. There is a financial burden, and they are enjoying the status of the minister, state minister. They cannot. मेरी बात सुनिए ना, आप क्यों गलत बात कर रहे हो? Sir, this is ये कभी नहीं कर सकते. आपको पता है कि यहाँ मेरी बात तो सुन लीजिए बाबा, ये टोटल गलत है. आपको एलिमेंट्री नॉलेज ही नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन की या कानून की. नहीं, अब आप कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग कह रहे हैं, इसलिए उनको मिनिस्टर नहीं बनाया. उनको मिनिस्टर नहीं बनाया, बट दे आर इक्वल टू द मिनिस्टर. जो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी किसी भी स्टेट में है, उनके पास कोई अधिकार नहीं है. दे कांट पास एनी ऑर्डर एट ऑल. उनको सैलरी मिल सकती है. यहाँ इन्होंने कोई सैलरी नहीं रखी है उनकी. ठीक है, मिनिस्टर बना नहीं सकते. 6 मिनिस्टर बना सकते हैं. 6 मिनिस्टर उन्होंने बनाया है. दे आर बाउंड बाई लॉ. And they can't make any minister. It may be by the name of deputy minister, by the name of minister. Sir, simply question ये आता है. Question ये बात कर रहा हूँ. बात तो करने दीजिए. आपको कानून का नहीं पता. I am a law graduate. I am a student of Indian Constitution. कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा. क्वेश्चन आप पे नहीं कर रहे. क्वेश्चन आप पे नहीं कर रहे. क्वेश्चन ये आम आदमी पार्टी की सरकार पे. जी जरा कटारिया जी की बात सुन लें, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें हैं जो वो रख रहे हैं, मेरे ख्याल से हमें भी पता होना चाहिए कि आखिर क्या. आपको कहना चाहता हूँ, कोई जितने 15% या 10% यहाँ जो है, जितने मिनिस्टर बना सकता है, जितना सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, जितना कॉन्स्टिट्यूशन का फैसला है, उससे एक भी ज्यादा मिनिस्टर नहीं बना सकते. ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट नहीं बना सकते, डिप्टी मिनिस्टर नहीं बना सकते, जिनकी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स है. उनके पास फाइल आती है, रूट फिल करती है. ये बना ही नहीं सकते जी. ये कानून है. एक भी नहीं बना सकता कोई. उनकी पावर नहीं हो सकती, जो मर्जी कर ले. दूसरी बात जो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि ये सारे हिंदुस्तान पे लागू है. ये सिर्फ दिल्ली की बात नहीं है. पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बना सकते हैं. पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी इज नॉट फ्रॉम दैट एंगल जो बनाई हुई है सुप्रीम कोर्ट ने कि 10% या 15% से ज्यादा नहीं बना सकते. कई स्टेटों में 10% है, कई स्टेटों में 15% है. ठीक है, इसको बनाना चाहे तब भी नहीं बना सकता. ये ना है, ना इनका कोई फाइनेंशियल बर्डन है. दिस इज अ पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट. उन्होंने जो मिनिस्टर हैं उनके साथ 5-5 आदमी जोड़ दिए कि दे विल हेल्प यू विद दैट मैटर. और इसका कोई, जिसको कहते हैं कानूनी, इसका कोई आधार नहीं है, कोई स्टेटस नहीं है, कोई बात नहीं. तो यानी कि बेवजह ये जो है चीजें जो है ये बहस कर रहे हैं ना, ये पॉलिटिकल एक पॉलिटिकल फैसला है उन्होंने कि अपने आदमियों को एडजस्ट करने के लिए, मिनिस्टरों की मदद करने के लिए एक तरीके से एडवाइजरी पैनल बना दिया. इससे ज्यादा इसकी कोई वैल्यू नहीं है. खेमचंद जी शायद आपकी बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं. लीगली उन्होंने बोला, लीगली वो बना सकते हैं इसलिए उन्होंने बनाया. 6 से ज्यादा मंत्री नहीं बना सकते इसलिए उन्होंने नहीं बनाया. अगर इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, अगर कोई पोजीशन नहीं होता, तो उन्होंने 21 लोगों को बनाने की कोई जरूरत ही नहीं थी. वो बनते भी नहीं. सर प्लीज लेट मी स्पीक आउट. आई लिसन यू वेरी प्रॉपर्ली. 21 लोगों को वो क्यों सचिव बनाते? आप देखेंगे सचिव की बजाय वो किसी भी निगम का चेयरमैन बनते, जो चेयरमैन को फाइनेंशियली भी पोजीशन होती है, फाइनेंशियल स्टेटस होता है. वो चेयरमैन ना बन के वो सचिव क्यों बनते? यहाँ पे उनका स्टेटस भी होता है, या उनका रुतबा भी होता है, या उनके पास अधिकार भी होते हैं. और दूसरी बात, कांग्रेस की भी सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार थी, उन्होंने 21 सचिव क्यों नहीं बनाए? आपको मैं बताना चाहता हूँ क्यों नहीं है. देयर इज अ फाइनेंशियल बर्डन. उनके पास पर्सनल स्टाफ रखने का प्रावधान भी है, उनको गाड़ी भी दी जा रही है, उनको अंदर फैसिलिटी भी दी जाती है, उनको ऑफिस भी दिया जाता है. आपको मैं बताना चाहता हूँ, जो मंत्रियों के पास पीए होता है, मंत्रियों के पास सरकारी ऑफिसर होता है, तो उनकी जरूरत क्या है? और फिर वो ऐसा विधायक भी तो काम कर सकते हैं. जब विधायक क्या उनको काम करने का अधिकार नहीं है? वो उनको विधानसभा में जाने का अधिकार है, उनके पास फंड होता है, उनके पास सारे अधिकार होते हैं, विधानसभा में अपनी बात रख सकते हैं. तो मंत्री के साथ स्टेटस लेके एसोसिएट होकर ही काम करेंगे, ऐसा क्यों? बिना स्टेटस के भी तो काम कर सकते हैं. तो ये सारा एक
एक बात उन्होंने बहुत अच्छी बोली जब ये लीगली बात बोल रहे थे कि अपने लोगों को एडजस्ट करने के लिए, तो एडजस्ट कहाँ पे किया जाता है? एडजस्ट वहां पे किया जाता है यहाँ पे कोई पोजीशन होती है, जहाँ पे कोई फाइनेंशियली डायरेक्ट या इनडायरेक्ट लाभ होने का, डायरेक्ट एडवाइजरी कैपेसिटी में उन लोगों को किया जाता है जो लोग ऑलरेडी विधायक नहीं, नॉर्मली जो स्पेशलिस्ट है। आई रिस्पेक्ट यू सर, आई रिस्पेक्ट योर एक्सपीरियंस, लेकिन एडवाइजरी में उन लोगों को रखा जाता है जो स्पेशलिस्ट है। इन लोगों की आप डिग्री देखिए, इन लोगों का एक्सपीरियंस देखिए, क्या ये किस फील्ड के स्पेशलिस्ट हैं? आप किसी स्पेशलिस्ट को मान लेता मंत्री को कि वो लोगों को फायदा पहुंचाएगा, उसका जो अनुभव है लोगों को फायदा पहुंचाएगा। सिर्फ कटारिया साहब को भी यदि किसी मिनिस्टर के साथ लगा दे मेरे को खुशी होती, क्योंकि इनको एक वास्ट एक्सपीरियंस है। लेकिन उन जैसे विधायकों को जिनकी जो क्वालिफिकेशन है, जो उनका अनुभव है, जो ऑलमोस्ट जीरो है, उनको सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टली इनडायरेक्टली फायदा पहुंचाने के लिए उनको ये पोजीशन दी गई है। ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, इट इज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट सर। इट इज हैविंग अ लीगल वैल्यू नहीं होती, कोई स्टेटस नहीं होता तो उनको बनाते नहीं, वो बनते नहीं। ये उनको एडजस्ट करने के लिए बनाया गया है और डायरेक्टली फायदा पहुंचाने के लिए बनाया गया है। आप उनकी बात भी सुनिए। जी शर्मा जी क्या बात कर रहे हैं जी? उनके पास 67 एमएलए, 67 विधायक है, नई पार्टी है, अनुभव कहां से आएगा? जो उनके पास विधायक है वही तो बनाएंगे। ये शर्मा जी जो भाजपा के, अरे सर विधायक का काम तो करें, विधायक के पास अपने क्षेत्र में काम करने का काम करें, उनके पास फंड होता है, अपने लोगों के पास मिले। एडवाइजरी मंत्री का एडवाइजरी की जरूरत वहां पे होती है जहाँ पे स्पेशल काम होता है, स्पेशल काम के लिए स्पेशल लोगों को दिए जाते हैं। करती है वो हर पार्टी करती है, पार्लियामेंट में भी स्टैंडिंग कमीटीज होती हैं और कमीटीज होती हैं, हर पार्टी करती है। कांग्रेस ने भी किसने किए? कांग्रेस के भी 2 या 3 संसदीय सचिव थे, बीजेपी सरकार ने भी नहीं किए। विधायक है, 67 विधायकों को वो उनसे भाग के न जाए तो कहीं ना कहीं वो एडजस्ट करना होगा। ये तो राजनीति होता है, क्योंकि आप पार्टी का स्टैंडर्ड ये था कि एडजस्टमेंट की राजनीति नहीं करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ जनता की भलाई की राजनीति करेंगे। अब यदि वो एडजस्टमेंट की राजनीति कर रहे हैं, आप उस पर एग्री करते हो तो ठीक है, आई एग्री। इशू इज कॉन्स्टिट्यूशनल। ये जो क्राइसिस आ रहा है इसकी क्या इम्प्लीकेशन है, ये क्यों हो रहा है, इसकी लीगल वैल्यू क्या है, इसका क्या नतीजा निकलेगा? दिस इज आवर पॉइंट। बिल्कुल ये हमारा पॉइंट है, बिल्कुल सही कहा आपने कटारिया जी। कोई ना सिरा ना पैर है उसको कर। चलिए बिल्कुल सही कहा कटारिया जी, लेकिन अगर अब हम इसका रिजल्ट अगर काउंट करना चाहें कि इस पूरे बातचीत का, इस पूरी जो जद्दोजहद इस वक्त चल रही है, इसका आखिरी पड़ाव क्या हो सकता है कटारिया जी? मैं आपको बताना ये चाहता हूँ, एक तो होता है कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन की होती है कि ये पोजीशन है सारी, ठीक है जी। वो सारे जो कॉन्स्टिट्यूट सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज हैं उनकी सब एक है, ठीक है। दिल्ली के लिए अंडर सेक्शन 239 में कुछ उन्होंने स्पेशल प्रोविजन की, जैसे लैंड, पुलिस सर्विस, ये उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर को कर दिया। लेकिन वहां भी है यही पोजीशन, पांडिचेरी में आप छोड़ लीजिए, मैं आपको पूरा थोड़ा सा बैकग्राउंड, पांडिचेरी में भी यही पोजीशन है। लेकिन इस कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन के अलावा सर्विस रूल्स होते हैं हर स्टेट के, उसमें क्या लिखा होता है उससे बिजनेस ऑफ द स्टेट चलता है। ओनली कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है, इट इज नॉट द फाइनल वर्ड। आपके रूल क्या बने हुए हैं? हमारे पांडिचेरी में रूल ये है कि ये चीफ मिनिस्टर की तरफ से सारी आएंगी। कोई इन्होंने कहा ना, हमने पांडिचेरी में कभी भी गवर्नर ने अपनी तरफ से किसी की पोस्टिंग ट्रांसफर की नहीं बना के भेजी। मैंने सिर्फ एक तजवीज़ भेजी थी कि दिस मैन should be my ADC because my old ADC has retired. That's all. सब नीचे से सेक्रेटेरिएट होता है, उसमें गवर्नमेंट का काम चलता है, वहाँ सेक्रेटरी बैठते हैं, चीफ सेक्रेटरी बैठता है, चीफ मिनिस्टर बैठता है। वो नीचे से जिस डिपार्टमेंट की पोस्टिंग एंड ट्रांसफर की जिस लेवल की चीज़ हो, चीफ सेक्रेटरी बना के भेजता है, सेक्रेटरी की कैसी हो वो बन के चीफ सेक्रेटरी के दस्तखत, उस डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी के दस्तखत, उसके बाद इट इज sent to the approval of the lieutenant governor। यहाँ भी ऐसा ही होता है, गवर्नर कोई नहीं करता एक्सेप्ट दीज 3 डिपार्टमेंट्स। इसका कोई रूल नहीं है कि ये विद द कंसल्टेशन हो, वहाँ रूल है
पांडिचेरी में, इसलिए ये डायरेक्ट करते हैं। पांडे जी कितना इत्तेफाक रखते हैं आप? देखिए, हमने काफी पूरी बात सुनी है, हमने बहुत डिटेल में सुनी है, और जो मुझे लगता है शायद ये मुझे नहीं लगता, या आप बड़ी सहज सी बात है कि केजरीवाल जी इस बातों को नहीं जानते। उनके पास सरकारी, मैं उनके पास वकील जानते हैं। मुख्य मुद्दा जो है ये एक तरफ जहां तक अगर नहीं पहुंचे हैं कि पूर्ण राज्य का दर्जा, जो बार बार बात उठती रही है, जितनी पार्टियां हैं इस बहाने से, अब वो क्या है कि गरमा रहे हैं, अब वो लोहा गर्म कर रहे हैं बेसिकली। अब क्या है कि जनता भी इस बात को कहेगी भाई भाजपा की पूर्ण बहुमत सरकार केंद्र में है, यहाँ की तो अगर बस आपने सही कहा बिल्कुल। हाँ, तो ये इसका एंड पर्पस ये है, जो हम अंतिम लक्ष्य क्या है इस पूरे सारे बवाल का, हम निचोड़ ये है कि ऐसा नहीं कि केजरीवाल जी नहीं जानते हैं या भाजपा नहीं जानती है, लेकिन जितना ये सारा है ये अंत में, चूंकि आप देखिएगा मांग यही उठे, क्योंकि भाजपा के भी उसमें एजेंडा में ये रहा है कि पूर्ण बहुमत का जो उनका मैनिफेस्टो रहा है उसमें भी ये रहा कि पूर्ण राज्य का बहुमत दर्जा देंगे इसको। और अब जब ये सारा कॉन्स्टिट्यूशनल जिस प्रकार का ये सारा एक वितंडावाद चल रहा है, ये सब धीरे धीरे जाकर अंत में उसी पॉइंट पर पहुंचेगा और ये मांग उठेगी कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का बहुमत दर्जा दिया जाए ताकि ये सारे विवाद समाप्त हों। तो कुल मिलाकर ये विवाद जो है दिल्ली को पूर्ण राज्य का जो दर्जा है वो मिल जाए, इसके लिए कहीं ना कहीं बन रहा है। कितना इत्तेफाक रखते हैं पीयूष जी आप इस बात से? नहीं, देखिए, मैंने पहले भी प्रोग्राम में कहा था और निश्चित रूप से मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि भाजपा का हो ना हो, लेकिन अरविंद केजरीवाल का ये एजेंडा हो सकता है। वो ये इस टकराव के माध्यम से वो ये माहौल खड़ा करना चाह रहे हो कि जिसमें ये हो उनको वो कह सके कि भाई देखिए एक रास्ता जो है वो सिर्फ अगर दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए तो हो सकता है, तभी टकराहट की स्थिति नहीं बनेगी। तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये स्थिति हो सकती है, मुझे लगता है ये हो। चलिए, इस दिमाग की स्थिति से उन लोगों के लिए ये बात साफ हो जाती है, साफ मैसेज है जो कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल को शायद राजनीति का अनुभव कम है, लेकिन अब ये बात बता रही है कि धीरे धीरे अनुभवी होते जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल। क्या कहेंगे आप ललन प्रसाद जी? देखिए, मैं तो समझता हूँ कि ये प्रेशर टैक्टिक्स है, जैसे राकेश पांडे जी ने ठीक कहा। धीरे धीरे केजरीवाल की स्थिति और अच्छी होती जा रही है और ऑलरेडी उनके पास इतने अधिक विधायक हैं कि सेंटर भी कोई स्टेप लेने के खिलाफ, राज्य सरकार के खिलाफ बड़ा मुश्किल है। और केजरीवाल चाहते हैं कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए और इसके पीछे थोड़ा सा बैकग्राउंड भी उनको हेल्प कर रहा है। और जब साहब सिंह मुख्यमंत्री दिल्ली में थे तो काफ़ी कुछ पावर दिल्ली गवर्नमेंट को दे दी गई थी, बाद में वो पावर्स ले ली गई, वापस ले ली गई जब कांग्रेस की गवर्नमेंट आ गई। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं गवर्नमेंट के अंदर, वो मैंने पहले जैसा कहा कि चूंकि जब सेंटर में एक गवर्नमेंट हो और स्टेट में दूसरी गवर्नमेंट हो तो इस तरह के टसल होंगे और ये टसल कायम रहेगा जब तक केजरीवाल दिल्ली में है और जब तक सेंटर में वो गवर्नमेंट है। केजरीवाल अपनी बात आगे रखते रहेंगे और चूंकि केजरीवाल भी संवाद करने में बहुत चालाक है, मैं कहूँगा बहुत प्रवीण है और उन्होंने अपनी बातों को जैसे जनता के सामने अब तक रखा है, चाहे उनकी सरकार की उपलब्धियाँ उतनी न हो, लेकिन जितनी उपलब्धियां उन्होंने गिनाई हैं। और आज भी मैं देख रहा था शाम को जो 6 बजे मीटिंग हो रही थी तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कही गई, ये हो गया, दिल्ली मूव हो गया, हुआ है काम, ये ठीक है, लेकिन जिस हद तक बात कही जा रही है उस हद तक कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी वो इस मामले में बहुत आगे हैं। पहली बार आपने देखा कि एक चुनी हुई सरकार ने पब्लिक में कैबिनेट मीटिंग कर ली, हिंदुस्तान के इतिहास में मेरे ख्याल पहली बात है, पहली बार। सही बात है। इस तरह की बातें और कंट्रीज में होती रहती है, जहाँ जहाँ छोटे छोटे स्टेट्स हैं या जो कम्युनिटीज हैं जो उनके इलेक्शंस होते हैं तो वो जो कम्युनिटीज की मीटिंग होती है वो पब्लिक भी बीच में करके दिखाते हैं। अमेरिका वगैरह में बहुत जगह ऐसी जगह हैं और दिल्ली में भी इन्होंने इस तरह का एक्सपेरिमेंट शुरू किया। मैं समझता हूँ बड़ी अच्छी बात है कि आपका जनता के साथ एक डायरेक्ट संवाद हो रहा है। लेकिन अगर इस बात का कोई अंत नहीं निकलेगा तो कहीं ना कहीं मामला सीधे राष्ट्रपति के हाथ में आ जाएगा और केंद्र सरकार तो वैसे ही चाहती है कि मामला राष्ट्रपति के हाथ में आ जाए, जाहिर सी बात है। और अगर वो आ जाता है तो फिर राष्ट्रपति तय करेंगे कि अब कैसे चलना चाहिए आगे, और अगर इसका दूसरा रास्ता है कोर्ट के थ्रू, अगर कोर्ट इस पर फैसला सुनाएगा तो फिर कोर्ट का फैसला सर्वोपरि होगा। गीतांजलि, मैं नहीं समझता कि केजरीवाल जी इतना आगे जाएंगे कि ये मसला राष्ट्रपति और उनके बीच में हो जाए, क्योंकि उनको ये पता है कि अगर ऐसी कोई स्थिति आई तो उनकी सरकार जाएगी। क्योंकि अगर राष्ट्रपति से आप भिड़ जाएं या इस तरह से आप कर लें तो कोई बड़ी बात नहीं कि सेंटर कह दे कि नहीं ये तो सरकार भंग कर दीजिए, फिर से इलेक्शन कराइए, उसके लिए केजरीवाल या कोई भी तैयार नहीं होगा। तो ये स्थिति मुझे नहीं लगता ऐसी आएगी, लेकिन हाँ ये हेड ऑन कल्यूजन होता रहेगा जब तक ये दोनों सरकारें रहेंगी और दोनों ही को एग्जिस्ट करेंगी, देखिएगा। एलजी की मदद से चोर दरवाजे की चुनी हुई सरकार को नहीं चला सकते, अलका लांबा
अपनी बात कह चुकी हैं और उन्होंने कहा है कि असेंबली अगर कोर्ट जाने का फैसला करेगी तो हम कोर्ट भी जाएंगे। ये पूरा मामला अब क्या क्या लगता है? नहीं देखिए, अलका लांबा कहने से और न कहने से कुछ नहीं होता, लेकिन पार्टी के भीतर इस तरह की सुगबुगाहट तो है। अगर अलका लांबा इस बात को कह रही है, जाहिर सी बात है कि पार्टी के और दूसरे क्या कह रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि जो हमारी केजरीवाल आपकी सरकार है वो इस हेड काउंट तक जाएगी कि वहां तक फाइट करेगी। आप देखिएगा जो सिचुएशन बन रही है, क्योंकि दिल्ली की सरकार को भी ये पता है कि अगर सेंटर की गवर्नमेंट से हमेशा कन्फ्रंटेशन ही होता रहा तो उसमें दिल्ली का भी नुकसान होगा, उनका भी नुकसान होगा। बहुत सारे ग्रांट्स वगैरह जो एक्सपेक्ट करते हैं उन्हें भी मिल सकता है, कुछ भी हो सकता है। देखिए ये जो बातें ईगो के स्टेज पर आती है, आपने जो पहले शुरू में भी कहा कि उनका अपना ईगो है, इनका अपना ईगो है, तो ये लड़ाई चलेगी। लेकिन मैं नहीं जानता, मेरी समझ से कम मेरा अपना असेसमेंट है कि ये हेड ऑन कलूजन नहीं होगा। ये कलूजन होता जाएगा जब तक ये दोनों सरकारें रहेंगी तब तक होगा, लेकिन वो स्थिति को दोनों ही बचाने की कोशिश करेंगे। ना तो उनके इंटरेस्ट में ही है कि ये दिल्ली गवर्नमेंट खत्म हो जाए और ना तो दिल्ली गवर्नमेंट के इंटरेस्ट में है कि वो सेंटर से इस हद तक चले जाएं कि वो राष्ट्रपति के साथ जाके कलूजन करें। मेरा मानना थोड़ा सा पैनल से अलग है, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि 100 दिन में केजरीवाल जी कुछ कर नहीं पाए। आप देखें केजरीवाल जी ने जब इलेक्शन लड़ा था, उनका सबसे जो टॉप एजेंडा में था लोकपाल था। लोकपाल पर उन्होंने कोई इनिशिएटिव नहीं लिया। उनका बिजली पानी था, उनका शिक्षा था, उनका महिलाओं की, प्लीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, उनका महिलाओं की सुरक्षा दी, उनका ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था को बेटर करना था। आप देखेंगे आज ट्रांसपोर्ट की जो व्यवस्था है वो बद से बदतर हो गई है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए उन्होंने जो CCTV लगाने थे वो लगाए नहीं, युवाओं के लिए जो उन्होंने वाईफाई देना था वो वाईफाई नहीं दिया। पानी का आप बात समझिए, आप भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड समझिए। आप ये बात सुनिए आपने डिटेल में, आप भारतीय जनता पार्टी की बात उन्होंने सिर्फ अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए उन्होंने ये यूज किया, क्योंकि वो ड्रामे में माहिर है, उन्होंने ये ड्रामा किया। उन्होंने, मैं आपको बताना चाहता हूँ, उन्होंने सिर्फ लोगों को कंफ्यूज करने के लिए, लोगों को बरगलाने के लिए उन्होंने, उनको कुछ दिखाने के लिए उनके पास था नहीं, इसलिए उन्होंने हमारा एजेंडा ये है कि ये जो इस वक्त क्राइसिस दिल्ली में चल रहा है, इसकी उसने वो काम नहीं किया, उस पार्टी ने वो नहीं किया। मेरी बात है कि उनकी कोई हमारे भाई, आप अपने पब्लिक लेक्चर में लोगों को सुनाइए। ये जिस मैं भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रख रहा हूँ, मेरे को मौका दिया है, मैं अपना पक्ष रखूंगा। यही है, एक इश्यू को डिस्कस करने के लिए जो ये है, हमारे पास में मौका। जी कटारिया, मेरी राय ये है ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस नहीं है जी। ये सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्नर की ताकत को फॉर पॉलिटिकल एंड यूज कर रही है। ठीक है। इसी तरीके से केजरीवाल जो उसकी हदें नहीं है उसमें भी काम करके वो भी क्राइसिस क्रिएट कर रहा है। इट इज वेरी क्लियर। इसका नतीजा क्या निकलेगा? इसका नतीजा ये निकलेगा, मैंने जैसे आपको कहा है, कॉन्स्टिट्यूशन तो बन जाता है, उसकी व्याख्या टाइम के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट करती है। उसमें आप देखें कि जैसे आज एक फैसला केजरीवाल के हक में आया है, वो कैसा चीफ मिनिस्टर है जिसके नीचे एंटी करप्शन ब्यूरो ही नहीं है। डू यू आप एग्री करते हैं? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल तो सही बात। इसलिए आपको मैं ये बताता हूं, जैसे एक मिसाल मैं आपको देता हूं। अभी केजरीवाल जी ने कोई डायरेक्ट ऑर्डर पास कर दिए, लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास भेजा ही नहीं, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने उनको सब रद्द कर दिया। लड़ाई वहीं से शुरू हुई है। सुन तो लीजिए, जो केजरीवाल ने गवर्नर को अप्रूवल के लिए नहीं भेजा, ये भी गलत है। और जिस तरीके से उन्होंने रद्द किया है, दिस इज ए पॉलिटिकल वेंडेटा, उसको पूरा दलील करने, ये तरीका नहीं। उनको भेजना चाहिए था अपनी प्रपोजल बना के फॉर द फाइनल अप्रूवल ऑफ द चीफ। उनकी मर्जी है, वो करे ना करे, जिनको पसंद नहीं करते उनको ना करे, अपने आदमी कर सकते हैं। और बाकी किसी के लिए डिस्कस करना तो चीफ मिनिस्टर को बुला सकते हैं। दिस इज प्रोवाइडेड इन द रूल्स ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट। और इसको बड़ी अहमियत देती है सुप्रीम कोर्ट। जब कोई ऐसी चीज आ जाए ना जो ठीक हो, वो सुप्रीम कोर्ट ठीक कर देती है। सुप्रीम कोर्ट ठीक कर देगी, आप देख लेना, ठीक हो जाए। चलिए, ये तो आने वाले वक्त। मैं एक बात कटारी साहब पूछना चाहूँगा, जो भी आपने कहा कि जो जंग साहब ने ऑर्डर कर दिया, ट्रांसफर से रद्द कर दिया, जो कुछ किया केजरीवाल के ऑर्डर्स को, तो जब कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न है कि चीफ मिनिस्टर विल रेफर इट टू द लेफ्टिनेंट गवर्नर, और चीफ मिनिस्टर ने लेफ्टिनेंट गवर्नर को नहीं रेफर किया,
तब अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कोई स्टेप ले लिया तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल कैसे नहीं, हुआ? मैं कोई अनकॉन्स्टिट्यूशन नहीं कहना, उसको नहीं करना चाहिए था। इट इज अनडिजायरेबल। मैंने कोई नहीं कहा, मैंने नहीं अनडिजायरेबल दोनों तरफ से दोनों तरफ, मैंने यही कहा दोनों तरफ से हुआ। मैंने तो यही कहा, आप मेरी बात को क्यों कह रहे हैं? मैं तो यही कह रहा हूँ दोनों तरफ से हुआ। यही कहा वो दोनों गवर्नर की पावर की बात, इसका फैसला कर देगी सुप्रीम कोर्ट, इसका फैसला कर देगी सुप्रीम कोर्ट। जो बड़ा अनफॉर्चुनेट जो इंसिडेंट वो ये था, उन्होंने अधिकारियों को ये साफ एक नोटिफिकेशन दिया, आप बिना हमारे मंत्रियों के पूछे या मंत्रियों की सहमति से राज्यपाल अगर आपको कोई भी निर्देश देते हैं तो वो निर्देश आपको नहीं माना। नंबर 1, उन्होंने अधिकारियों के ऑफिसों में ताले लगवा दिए। ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि जो अधिकारी होते हैं वो पढ़ाई करके कंपटीशन दे के तब सिस्टम में आते हैं और उनका काम इम्प्लीमेंटेशन का होता है, ना कि पॉलिटिक्स खेलने का। इन्होंने ऑफिसर्स को जबरदस्ती से पॉलिटिक्स उनका मनोबल भी हटे, उनका मनोबल टूटा और वो हुआ भी था। काफी लोगों ने कहा कि भाई हमें छुट्टी दे दीजिए, किसी ने कहा हमारा तबादला कर दीजिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं खिलचंद जी। वक्त हमारे पास बहुत कम है पीयूष जी, क्योंकि वक्त हमारे पास बहुत कम रह गया है। फाइनल कमेंट मैं आपसे इस पूरे मामले पर चाहूंगी। नहीं, देखिए, ये जैसे मैंने पहले भी कहा था कि ये आपस में एक नाक का सवाल बन गया है, प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है। अरविंद केजरीवाल भी चाहते हैं कि जैसा वो तय करे वो अपने हिसाब से चीजों को चलाए, और वहीं पे जो उपराज्यपाल है वो भी जो है कि भले ही वो केंद्र के इशारे पे कर रहे हो, अपने स्तर पे कर रहे हो, वो भी कुछ वो टकरावट की स्थिति बना रहे हैं। इशारा किसी का भी हो, लेकिन अहम की लड़ाई संवैधानिक संकट नहीं होगा, ये तय संवैधानिक संकट नहीं होगा पैदा जाहिर तौर पर। राकेश पांडे जी, आपकी फाइनल प्रतिक्रिया। मुझे लगता है कि ये एक बहुत सामयिक घटनाक्रम है, और ये कुछ दिनों में अपने स्वतः ही अपने आप, चूंकि दोनों लोग ऐसा नहीं जानते हैं इसका परिणाम क्या होगा, और ऐसा नहीं कि सरकार कोई भंग हो जाएगी, दोबारा केजरीवाल सरकार नहीं आएगी, इसलिए इसको कोई नहीं चाहेगा कोई इस हद तक कोई पहुंचे। तो बेवजह का एक मुद्दा बना दिया। मुझे लगता है कुछ ये उबाल है, कुछ दिन में शांत हो जाएगा। कुछ दिनों में शांत हो जाएगा। कटारिया जी, आपकी फाइनल प्रतिक्रिया। मैंने जैसे पहले कहा, जैसे मेरे भाई ने कहा, मेरी भी वही राय ये है कि कानूनी तौर पे दोनों अपनी अपनी जगह सही है, लेकिन अब उनको इंटरप्रिटेशन गलत दी जा रही है। ये झगड़े रहेंगे, आखिर पे पहुंचेंगे। यही आप देख लेना, यही जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है ये भी अपने मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सुधार करेगा, विद वेंडेटा नहीं, एक कानून के मुताबिक जो होगा चलेगा। तो केजरीवाल साहब को पता लग जाएगा कि इस तरीके से भागदौड़ करने से, इस तरीके से रेजोल्यूशन पास करने से ये बाजारी बातें नहीं है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, संविधान से जुड़ा मामला है। जी ललन जी, आपकी फाइनल। देखिए, मैं तो सोचता हूँ इसमें दो बातें हैं। एक तो यह है कि जैसा मैंने पहले भी कहा कि एक प्रेशर टैक्टिक्स है जी, जिससे वो अपने पावर को बढ़ा थोड़ा सा जल्दी। अच्छा, दूसरी बात इसमें यह है कि केजरीवाल जी जनता के साथ सीधे संपर्क करने में बहुत आगे हैं, देश के और बहुत से राजनीतिकों से आगे हैं, और वो कोई मौका ऐसा छोड़ना नहीं चाहते कि जब वो पब्लिसिटी में न आए, जब मीडिया में ना आए। तो ये उनका जो दोनों एक चीजें एक साथ चल रही हैं, अपने आप को मीडिया में बराबर रखना भी, और अपनी बात को आगे बढ़ाते रहना, अपनी पावर भी बढ़ाते रहना, तो जाहिर है इतने बड़ी मेजॉरिटी जीत के आए हैं। पिछले 100 दिन में जो केजरीवाल जी की जो छवि है मुख्यमंत्री की कम, विज्ञापनकर्ता की ज्यादा आई है। विज्ञापनकर्ता जो कहना चाहता है वो कह देता है, उसके बाद गायब हो जाता है। मैं आशा करता हूँ भगवान उनको सद्बुद्धि दे, और जिन मुद्दों को लेके वो सरकार में आए, जिन मुद्दों को लेके उनको बहुमत मिला, उन पे काम करेंगे। वो शिक्षा पे काम करेंगे, वो महिलाओं की सुरक्षा पे काम करेंगे, वो बिजली पानी पे काम करेंगे, ना कि ऐसे कन्फ्लिक्ट में पड़ेंगे। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो भारतीय जनता पार्टी सड़क से लेके विधानसभा तक इसका पुरजोर विरोध करेगी, और उनको ऐसा नहीं करने देगी, उनको वो काम जरूर करवाएगी जो उनको करना चाहिए। आने वाला वक्त बताएगा कितना विरोध है। वैसे आपके ऊपर भी कई सवाल उठा रहे हैं अरविंद केजरीवाल इस मुद्दे को लेकर। फिलहाल आप सब इस चर्चा में शामिल हुए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो सवाल हम यही छोड़े जा रहे हैं कि आखिर संविधान को खतरा है या नहीं, अरविंद केजरीवाल आगे क्या करेंगे। जैसे हमारे पैनल ने भी कहा कि अरविंद केजरीवाल भी जानते हैं कि आखिर इस पूरे मामले का अंत क्या होगा, और वही नजीब जंग भी जानते हैं इस मामले का अंत क्या होगा, लेकिन फिर भी ये मामला तूल पकड़ रहा है। हालांकि इस मामले में अब कुछ ही वक्त के बाद साफ हो जाएगा कि कहां ये मामला बैठेगा, या फिर कहीं से फिर से शुरू होगा और किसी प्रदर्शन का रूप लेगा। आने वाला वक्त बताएगा। न्यूज लाइन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए चैनल वन न्यूज।